सोशल वायरल न्यूज़, अनसुनी अनकही दास्तां का ये खास प्रोग्राम। इसमें मेरे साथ आज ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है। वैसे तो लोग कहते हैं कि चकाचौंध की दुनिया में रहना अच्छा लगता है, किसे नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ जो महिला मौजूद है, अमेरिका गई 2005 में, पढ़ाई करी, वहाँ पर जॉब करी, कई बड़ी अच्छी संस्थान में उन्होंने नौकरी की। लेकिन मन तो लगा था भारत में, काम करना था समाज सेविका का। समाज सेविका का मन में ठाना, आचार्य गुरु विद्यासागर जी के पास पहुंची और कहा समाज सेविका का कार्य करना है। फिर क्या था, ठान लिया सो हो गया। और आज इंदौर शहर में वो अपना एक भिक्षुक पुनर्वास केंद्र संचालित करती हैं, जिसमें कई लोगों को जो भिक्षुक हैं उनको पुनर्वास देती है, उनके लिए व्यवसाय का कार्य देखती हैं और लगातार इस कार्य को कर रही है। कई चुनौतियों का सामना भी उन्होंने किया, लेकिन डटकर खड़ी रही और डटकर कार्य करने की लगातार प्रेरणा भी उनको मिल रही है। वो बताती है कि केंद्र सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो या प्रबुद्ध जन हो, सभी का सहयोग उनको लगातार मिल रहा है। लेकिन मन में इच्छा शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है, लगातार कार्य कर रही है। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में ये विषय कैसे आया, कैसे अमेरिका से नौकरी छोड़कर वो यहाँ पहुंची। तो आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो सोशल वायरल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महिला होने के नाते वैसे तो कई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है। अमेरिका जैसी चकाचौंध की दुनिया, जहाँ पर इतना पैसा, इतनी अच्छी दुनिया, वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों? देखिए, ऐसा रहता है कि जीन्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं, जैसा संस्कार हमें मिला होता है, कहीं न कहीं हमारी वही विचारधारा बन जाती है। मेरा परिवार जैन का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार जैन समाज का रहा है और वही उनकी दान पुण्य की प्रणाली और लोगों के लिए जीने की कला, वही मैंने सीखी, वही मेरे ब्लड में है। तो बहुत सोच विचार तो यही होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, माता-पिता भी संभवतः यही सपने सबके लिए देखते हैं और उन्होंने मेरे लिए भी सपना देखा। पढ़ाई-लिखाई मैंने करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और बहुत ही अच्छे कह सकते हैं करियर की ऊँचाई को हमने छुआ। लेकिन अंदर कहीं न कहीं मन में एक भाव दबा हुआ था कि क्यों इतनी लग्ज़री होने के बाद, लाखों की नौकरी होने के बाद, इतना सबका प्यार, स्नेह मिलने के बाद भी मन में कौन-सी चीज़ खटक रही है। तो ये बदलाव की दिशा आई हमारी लाइफ़ में 2009 में, जब हम भारत अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आए। हम एक बस्ती में गए, बस्ती में हमने कुपोषित 33 बच्चे देखे। जबकि उसी समय हम लोग लगातार खबरों में पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश से कुपोषण ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा सोचने में आया कि एक ही बस्ती में 33 बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा देखकर उनकी शक्ल जो देखकर लगी कि भाई वेट करवाया मैंने, तो एक बच्चा जो 6 साल का था उसका वज़न था मात्र 3.5 किलो। सोच में आया कि इतनी वेट के तो हमारे बच्चे पैदा होते हैं। तो वहीं थोड़ा लगा कि शायद हम बने किसी और चीज़ के लिए और कर कुछ और रहे हैं। तो पहले हमने 2 महीने की अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर और उनको कुपोषण से बाहर निकालने का प्रयास किया। 2 माह में मैंने खुद उनके लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना हो या फिर 11 धान का एक तरह का सत्तू का पाउडर बना के मैंने उनके न्यूट्रिशन पे काम किया और 2 महीने में मुझे सफलता प्राप्त हुई और मैं उन 33 बच्चों को बाहर निकाल पाई कुपोषण से। तो फिर दिशा तय हो चुकी थी कि बिल्कुल हमें क्या करना है। बस ऐसे ही हम आचार्य विद्यासागर जी के पास गए और उनसे हमने अपने विचार व्यक्त किए कि हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि नहीं ये क्योंकि देखिए होता ही है कि बहुत अच्छी अगर नौकरी हो, बहुत अच्छा जीवन हो तो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो उन्हें भी पहले लगा कि शायद जुनून है, थोड़े टाइम का एक भूत है, उतर भूत है, जाएगा। उतर जाएगा। तो 2 दिन तक उन्होंने फिर हमें रखा, फिर लेकिन उन्हें लग गया था कि नहीं ये मानने वाली नहीं है, वो ये दृढ़ निश्चय कर चुकी है। वाक़ई में मैं संकल्प अंदर से ही ले चुकी थी कि मुझे समाज सेवा ही करनी और अपना पूरा जीवन जो है, मुझे लोगों की सेवा में समर्पित कर देना है। उस हर एक जगह मुझे पहुँचना है, जहाँ-जहाँ पर मेरी ज़रूरत है या मैं काम आ सकती हूँ और बस वहीं से 2010 से मेरी दिशा परिवर्तित हुई और मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गई। और रही बात संघर्ष की, तो डेफ़िनेटली इतना बड़ा डिसीज़न लाइफ़ का कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा।
तो ना ही मेरे ससुराल पक्ष स्वीकार कर पाए और ना ही मेरा मायका पक्ष, मतलब मेरे इस डिसीजन में किसी का सपोर्ट मुझे नहीं मिला। फिर जब देखा इन्होंने 2-3 महीने तक सब लोगों ने कि ये दृढ़ निश्चयी हो चुकी है, फिर धीरे-धीरे सब लोगों ने समर्थन करना शुरू किया। लेकिन मैं संकल्प ले चुकी थी गुरुदेव के सामने कि मुझे सब कुछ त्यागना है और पूरी तरह से त्यागने के बाद ही अपने आप को समाज सेवा में समर्पित करना है। एक महिला होने के नाते हम समझ सकते हैं कि भारत लगातार आगे तो बढ़ रहा है, पर कहीं न कहीं महिला शक्ति की बात तो हम करते हैं, पर समाज महिला को आज भी उसी नज़रिए से देखता है। चूँकि आप अमेरिका से आई थी, तो कभी लोगों ने कहा होगा आपको कि ये क्या कर रही हो यहाँ पर आकर, शायद नहीं कर पाओगी, क्योंकि डिमोरलाइज़ बहुत जल्दी लोग करते हैं कि आप नहीं कर पाएँगी, एक महिला है, कौन आपको ध्यान देगा, कौन आपका काम करेगा? इससे कैसे निपटे? बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये इस तरह के जो सोच विचार हमें हम सब लोग जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है हाँ। और कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ा भी रहे हैं, महिलाएँ आगे बढ़ भी रही हैं। फिर भी कुछ विचारधाराएँ ऐसी अभी भी विद्यमान हैं हमारे समाज में, जहाँ महिलाओं को कमतर आँका जाता है या उन्हें पीछे करने का एक प्रयास किया जाता है। तो डेफ़िनेटली मेरे प्रति भी वो भरोसा किसी के मन में नहीं हुआ कि इतनी अच्छी ज़िंदगी को छोड़कर ये कैसे भटकेगी या कैसे ये कार्य कर पाएगी। तो भरोसा किसी को नहीं हुआ। ये सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि हमारे मन में एक वो विचारधारा है कि लड़की है, कैसे कर हाँ। पाएगी, है ना? लेकिन चूँकि हम भी नारी शक्ति को जानते ही हैं कि अंदर से जब नारी ठान ठान लेती लेती है है। तो वो करके बताती है। तो हमने उस वक़्त किसी को भी जवाब मुँह से देना उचित नहीं समझा। हमें लगा कि अगर हमें जवाब देना ही है तो काम करके क्यों ना दिखाया जाए। तो बस हमने करके दिखाया और आज वही लोग जो हमें टोक रहे थे, रोक रहे थे, आज हमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जहाँ-जहाँ मुझे जैसे-जैसे उनके मार्गदर्शन की, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, मुझे अब वो लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जब आप इसकी शुरुआत कर रही थी, तो इसकी शुरुआत कैसे करी? मतलब फंड कहाँ से आया? कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा परिसर, जहाँ पे महिला वार्ड अलग है, पुरुष वार्ड अलग है और आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये सब कैसे संचालित किया आपने? देखिए 2010 में जब मैंने कुपोषण पे काम किया, कुपोषण पे काम करते-करते ही मुझे ये अनुभव हुआ कि सिर्फ़ बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना ही ठीक नहीं है। हुँ। यहाँ जब तक मैं महिलाओं को, उन माँओं को प्रशिक्षित नहीं करूँगी, जागरूक नहीं करूँगी, तो मैंने वहाँ से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना स्टार्ट किया और उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना या उनकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम करना। ऐसे 2014 तक लगभग 4 वर्षों तक मैं कुपोषण एंड महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती रही। फिर डेफ़िनिटली मेरे कार्यों को, ज़मीनी स्तर पर किए गए कार्यों को कई अधिकारियों ने नोटिस किया और कई ऐसे प्रबुद्धजन थे, उन्होंने भी नोटिस किया। फिर उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आपको अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड करनी चाहिए क्योंकि अपनी जेब से कब तक फंड लगाकर आप काम करती रहेंगी, एक लिमिटेशन होती है। और चूँकि कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें अगर आप संस्था बनाकर भागीदारी करेंगी तो डेफ़िनेटली उससे फंड भी मिलेगा और ये एक अच्छा सुझाव था और मैंने इसको 2014 में संस्था परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, जिसे आज संस्था प्रवेश के नाम से जाना जाता है, मैंने रजिस्टर्ड की और उसके अंतर्गत मैंने कार्य करना स्टार्ट किया। डेफ़िनेटली जिसे कहते हैं कि ईश्वर बिल्कुल रास्ते निर्मित करता है अगर आपका उद्देश्य सही सही है। हो। तो मुझे 2015 से ही मुझे नगर निगम का साथ मिला और नगर निगम की स्व सहायता समूह की गठन योजना से मैं जुड़कर और मैंने सभी जितनी भी बस्तियां हैं इंदौर शहर की, वहाँ कार्य करना स्टार्ट किया और उनके स्व सहायता समूह मैंने बनाए। लगभग आज की तारीख में हम बात करें तो संस्था प्रवेश के साथ 16,000 महिलाएं जुड़ी हैं, जिनमें से मैं 11,000 लगभग 800 11,800 महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें सरकारी लाभ दिला चुकी हूँ। जी। तो ये जब आप, चूँकि ये तो शुरू हो गया, फिर जी, जी। आपने नगर निगम की जी। सहायता हो गई। अब कितने लोग आपके यहाँ से
खुद का व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। जी, देखिए हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ये सारी महिलाएँ जो हैं वो अब लगभग 10 से 15,000 रुपए कमा रही हैं और 76 प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही हैं। जिनमें कह सकते हैं कि झाड़ू बनाने से लेके अचार, पापड़, वड़ी या क्लोथिंग रेंज हो या हैंडीक्राफ्ट आइटम हो, इस तरह की लगभग 76 प्रोडक्ट्स बना रही हैं। फिर 2019 में मैंने निराश्रितों के लिए काम करना स्टार्ट किया। तो जो मुझे शहर में जहाँ कहीं भी निराश्रित दिखते थे तो मैं उनकी चाहे उनकी मेडिकल कराना हो या फिर उनको कोई भी दवाइयों की ज़रूरत होना, इस तरह के मैं कार्य कर रही थी। और दुर्भाग्यवश 2020 में कोविड आ गया। तो जो मेरा 2019 का किया हुआ कार्य था, मुझे वो और ज़्यादा भयानक स्थिति में मिला 2020 की कोविड की फर्स्ट वेव के बाद। तो फिर मैंने उसी समय ये भिक्षावृत्ति के अभियान की नींव भी रखी जा रही थी। तो फिर मैंने जब इस दिशा में काम करना शुरू किया कि क्यों ना भिक्षावृत्ति से लोगों को दूर कर उन्हें पुनर्वासित किया जाए। तो 2020 में मैंने एक सर्वे किया इंदौर शहर में। उस वक्त सर्वे में मुझे 3,500 के आसपास ऐसे लोग मिले जो भिक्षावृत्ति पर ही निर्भर हैं। और दुर्भाग्यवश फिर हम सेकंड वेव में उलझ गए कोविड की, और 2021 की जो वो थी वो और लहर ख़राब थी। उसमें भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की संख्या बढ़ गई। तो लगभग दूसरा सर्वे जब मैंने किया 2021 में, तो उसमें 6,000 की संख्या मिली। तो फिर मुझे दिशा मिल गई थी कि इनके ही पुनर्वास के लिए मुझे कार्य करना है। और 2021 में नगर निगम के साथ में मिलकर मैंने भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर की दिशा में मैंने काम किया। उस वक्त 1 महीने का जो हमने अनुभव लिया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 1 महीने में 109 लोगों को हमने पुनर्वासित किया। हम सफल हुए और बहुत ही सफल हुए। फिर 1 मार्च 2022 को हमें ये भिक्षावृत्ति दूर करने के लिए भिक्षुक पुनर्वास केंद्र नगर निगम ने हैंडओवर किया। और लगातार 2 वर्षों से हम यहाँ पर कार्य कर रही है। 100 बेडेड कैपेसिटी है। और फंड की हम बात करें तो कुछ फंड इसमें सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और बाकी चूँकि लोग जुड़ने लगे हैं तो डेफिनेटली डोनेशन चैरिटी के माध्यम से कुछ, अब जैसे कई लोग हैं यहाँ पर आकर इनको अपनी तरफ से भोजन कराते हैं। अपने ख़ास दिन, एनिवर्सरी हो, चाहे जन्मदिन हो या फिर पुण्यतिथि है, ये यहाँ पर आकर मनाते हैं। तो सबके सहयोग से ये चल रहा है केंद्र। जब आप इस तरीके का कार्य कर रही थी, क्योंकि जो लोग भिक्षा मांगते हैं वो मेंटल भी होते हैं, फिजिकली भी फिट नहीं होते हैं, कई तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं। आपको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल, ये अभियान आसान नहीं है, पहली बात तो। और इसमें किसी भी एक तरह का नहीं, इसमें बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे आपको मेंटल केसेस भी मिलेंगे, आपको दिव्यांग भी मिलेंगे, आपको कुष्ठ रोगी भी मिलेंगे। ये भी कहते हैं कि जैसे टीबी का, क्योंकि देखिए ये लोग बहुत अनहाइजीनिक सिचुएशन में रहते हैं, तो डेफिनेटली इनको गंभीर बीमारियां भी हैं, जैसे कैंसर, एचआईवी, टीबी के पेशेंट्स। तो ये सारी खतरनाक सिचुएशन है। टीम भी डरती है। और इससे भी खतरनाक सिचुएशन जो है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसके पीछे भिक्षावृत्ति में कई गिरोह, माफिया, गैंग्स जो हैं वो काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि जो मूवीज़ में हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नेक्सेस हैं, लोगों को भीख मंगवा रहे हैं। तो इंदौर शहर में भी लगभग 20 करोड़ सालाना का भिक्षावृत्ति का व्यापार है, जिसमें हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ से किडनैप करके ये बच्चों को लाकर भिक्षावृत्ति करा रहे हैं। जो मूवीज़ में देखते हैं कि अंग भंग कर दिए जाते हैं, उन्हें दिव्यांग बना दिया जाता है और फिर भिक्षावृत्ति करवाई जाती है। क्योंकि आप किसी भी दिव्यांग को देखकर, ऐसा बच्चा जिसके हाथ पैर नहीं है, उसे आप कहीं न कहीं 100 रुपया भी दे देंगे, 500 रुपया भी दे देंगे। लेकिन कोई अगर हट्टा-कट्टा है तो डेफ़िनेटली एक बार हम हिचक जाते हैं। तो वही इमोशंस को टच करने के पीछे गैंग्स जो काम कर रही है, उनको हमने डिस्करेज किया है। इंदौर में हमने 4 गैंग्स आइडेंटिफाई की है। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी टीम जो है अभी तक लगभग 72 हमले झेल चुकी हैं, और जिसमें स्टिचेस भी आए हैं, सिर भी फोड़ दिए गए हैं। और मेंटल केसेस हैं, कई बार देखिए वो लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए आरी या फिर चाकू, छुरे टाइप के थोड़े से ऐसे हथियार रखते हैं और एकदम से अचानक से हमला करते हैं।
लेकिन समर्पण भाव है अंदर, तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हमें रोक नहीं रहे हैं, लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको समर्थन का हमने बताया ही, पुलिस डिपार्टमेंट का हमें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। रूपाली जी, अब आगे क्या प्लानिंग से, अब आगे क्या विचार कर रही हैं? चूँकि इंदौर में तो आपका ये, आपको सेंट्रल से भी लगातार अप्रिशिएट मिल रहा है, कई पदाधिकारी आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब इंदौर के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा इसको और जगह कैसे भिक्षा मुक्ति को मुक्त कराया जाए, इस तरीके की चीज़ों को, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आगे का योजना हमारी बहुत अच्छी हो गई है, और उसका कारण ये है कि इंदौर में पिछले 2 ढाई सालों में हमने जिस तरह से कार्य किया है, इनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की है। यानी समाज की मुख्य धारा में लेकर आने के लिए जब तक इनको स्वावलंबी नहीं बनाया जाएगा, तब तक संभव नहीं है कि ये भिक्षावृत्ति छोड़ दे, क्योंकि भिक्षावृत्ति ज़रूरत भी है, भिक्षावृत्ति एक आदत भी है, और भिक्षावृत्ति एक कह सकते हैं कि सिचुएशन की डिमांड भी है। तो ऐसी सारी चीज़ों पर ओवरकम करने के लिए हमने ये प्लान किया है कि इसको एक मॉडल की तरह, तो डेफिनेटली केंद्र सरकार ने घोषित ही कर दिया है कि इंदौर में जिस तरह से काम हुआ है, इसकी तर्ज पर भारत के अन्य शहर काम करेंगे। और उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को चलाएं, या फिर मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी इस अभियान को चलाएं। लेकिन हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि सबसे पहले हम इंदौर शहर के साथ साथ हम उज्जैन शहर को भी भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश का एक प्राइड सिटी हो गया है। मुख्यमंत्री का भी गढ़ है। ऑब्वियसली मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी गृह क्षेत्र है। तो और महाकाल लोक की वजह से वहाँ पर भिक्षावृत्ति में इजाफा हुआ है। तो डेफिनेटली हम उज्जैन शहर, ओंकारेश्वर, भोपाल, इस तरह के शहरों से होते होते हम पहले मध्य प्रदेश को ही ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो भारत का पहला राज्य बने जो भिक्षावृत्ति मुक्त हो। तो यही हमारा सपना है। रूपाली जी, मेरा आखिरी सवाल जी। कि चूँकि दृढ़ निश्चय करके तो चल रही हैं आप, लेकिन हो सकता है कि जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जिनको इससे पैसा मिलता रहा, जैसे आपने बताया, आप पे प्रेशर करेंगे, आपको धमकी देंगे, आपके परिवार को धमकी देंगे, तो पीछे मन तो नहीं हटा लेंगे कभी? मेघा जी, मुझे देखकर लगता है आपको कि ऐसा होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम लोग निकल पड़े हैं जिस राह पर, और अगर 72 हमले झेलने के बाद भी मैं आपको यहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिख रही हूँ, तो इससे तो ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो हमें धमकियाँ देंगे नहीं, दे रहे हैं, जो हमें रोकना चाहते हैं। इस अभियान को रोकने के प्रयास पिछले लगभग मान के चले 9-10 महीनों से लगातार हो रहा है। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ये अभियान बंद कर दूं। हाँ, हो सकता है कि उनके पीछे उनके कोई सेल्फ मोटिव हो। सेल्फ मोटिव डेफिनेटली माफिया गैंग्स इन्हीं के हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सनल स्वार्थ जहाँ पर भिक्षावृत्ति से उनको, जैसे उदाहरण के लिए गांजा सप्लायर है, नशा का सप्लायर है, तो भिक्षावृत्ति बंद हो रही है तो उनका नशा का व्यापार भी कहीं न कहीं बंद हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे पड़ रहे हैं, बंद करवाना चाहते हैं अभियान को, धमका भी रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ईश्वर के द्वारा चयनित हो और आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरुदेव, भगवान गुरुदेव से कोई संकल्पित हो, तो फिर कोई उन्हें कैसे रोक सकता है। मैं एक मजबूत महिला हूँ, सशक्त महिला हूँ, और डेफिनेटली बहुत ही दृढ़ निश्चय होकर, बहुत स्ट्रांग मनोबल के साथ मैं इस कार्य को आगे बढ़ रही हूँ। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, अब तो सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच रूपाली जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ही नहीं, आपके जैसी भारत में अनेक महिलाएं इस तरीके के कार्य कर रही है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़े, काम करते रहे। मध्य प्रदेश का शहर सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भिक्षावृत्ति को मुक्त कराने का जिम्मा आप ले और लगातार कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि किस तरीके से रूपाली जैन ये बात बता रही थी कि दृढ़ निश्चय कर लिया है मन में और लगातार आगे बढ़ रही है। वो 72 हमले झेलने की बात हो या लगातार आगे भी और गैंगस्टर्स हो, माफिया हो, वो धमकियाँ चाहे कितनी भी दे दे, लेकिन अगर उन्होंने इस संकल्प कर लिया है कि उनको आगे बढ़ना है, पूरे देश से भिक्षावृत्ति को मुक्त करना है, तो इस कार्य को वो लगातार करती रहेगी। आप देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस स्टोरी को आगे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।